क्या रे पादरी, तुम तो चलते घोड़े पर ही सोने लगा। संभल कर, नीचे गिरेगा तो बहुत दर्द होगा। शट अप, सो नहीं रहा था, बस एक। छोड़ना पादरी, मैं क्या करूंगा जान के कि तू सो रहा था या झपकी मार रहा था। अच्छा एक बात बता, ये जल्लाद, मेरा मतलब जनरल, इतना गुस्से में क्यों है? पता नहीं, पर वियर्ड है, मतलब अजीब है। इस तरह चलते रहे तो आधे लोग ही डोनगढ़ गढ़ पहुंचेंगे। वही तो, कुछ तो झोल है। पर ये जल्लाद से, अरे मतलब जनरल से पूछेगा कौन? तू कोशिश करना, तू उसी की बिरादरी का है, चर्च वाला, तुझे शायद बता दे। मुझे फादर डिसूजा ने साफ साफ बताया था कि जनरल जब गुस्से में हो तब उससे दूर रहना। ही इज़ नोन फॉर हिज टेम्पर, और जब वो गुस्से में होता है तो बहुत डेंजरस हो सकता है। और वैसे भी अभी तो आई रियली नीड अ नैप। ठीक है, तू झपकी मार, मैं ही कुछ सोचता हूँ। मुझे ही कुछ करना होगा। इस तरह चलते रहे तो भूख प्यास और थकान से ही मर जाऊंगा। क्रिस फ्रांसिस जनरल रूट के गुस्से से डर रहा था और रूट अपने मालिक लूसीफर के नाराजगी से। वहीं जंगल में ड्रैकुला को होश आने लगा था। I'm feeling better. ये ब्लड अच्छा, ब्लड 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 कहां से आया? वो चौंक के उठ बैठा। अरे संभल के, अभी ये सारा रक्त नीचे गिर जाता। मैंने तुम्हें बोला था ना कि दूर भाग जाओ, और ये तुम्हारे हाथ में क्या है? ओफो, ये ब्लड है, थोड़ा सा बचा है, लो खत्म कर लो। उसने एक बार अनीता की ओर देखा और फिर उसके हाथ में रखी उस हड्डी को। ये क्या है? ये, अरे किसी जानवर के सर की हड्डी है, पीछे पड़ी हुई थी। जैसे ही तुमने चिल्लाना शुरू किया कि भाग जाओ भाग जाओ, मैं समझ गई कि तुम्हें ब्लड की जरूरत है। अब खून तो था मेरे पास, लेकिन उसको रख कर देने के लिए कोई बर्तन नहीं था। पर तभी मुझे थोड़ी दूर पहले दिखा एक कंकाल याद आया। मैं दौड़कर गई और उसे ले आई, पर जब मैं यहाँ पहुंची तो तुम बेहोश थे। फिर उसी में खून भरकर तुम्हारे मुंह में डालना शुरू किया और देखो तुम्हें होश आ गया। क्या? पर तुम्हारे पास खून कहां से? उसकी नजर अनीता के बाएं हाथ पर पड़ी, जहां एक कपड़ा कसकर लिपटा हुआ था, और उस पर लगा दाग देखकर वो सब कुछ समझ गया था। तुमने अपना ब्लड हाथ काट कर निकाला? वो हैरान था। 400 सालों में उसने बहुत सी लड़कियों का रक्त पीकर अपनी भूख मिटाई थी, पर आज पहली बार किसी लड़की ने अपनी इच्छा से उसको अपना रक्त दिया था। वो ना कुछ समझ पा रहा था और ना कुछ सोच पा रहा था। हाँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? थोड़ा सा ही तो है, पर तुम्हें होश आ गया, वो ज्यादा जरूरी था। हमें आगे चलना चाहिए। हमें सुबह होने से पहले उस मंदिर को ढूंढना होगा। क्या तुमने अभी मंदिर कहा? हाँ, क्यों? What a coincidence! मैं भी तो यहाँ एक मंदिर ढूंढने आई हूँ। वैसे तुम मंदिर क्यों ढूंढ रहे हो? तुम्हें वो सब जानने की जरूरत नहीं है। अरे अगर तुम मुझे बताओगे तो शायद मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर पाऊँ। वैसे ये भी तो हो सकता है कि हम दोनों सेम मंदिर ढूंढने आए हो, इसीलिए। देखो लड़की, तुमने मुझे अपना खून पिलाया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अब तुम्हारी हर बात मानूंगा। सुबह होते ही तुम अपने रास्ते चली जाना। तब तक के लिए अगर जिंदा रहना है तो चुपचाप मेरे पीछे चलो। अच्छा ठीक है, समझ गई। नहीं बताना है तो मत बताओ, चलो आगे। और फिर दोनों चुपचाप जंगल की गहराइयों की ओर बढ़ने लगे। सवेरा होने में अभी थोड़ा समय था, मगर वो समय किसी पर भारी पड़ने वाला था, क्योंकि उस भेड़िए दरिंदे को वो चीज मिल चुकी थी जिससे ड्रैकुला का अंत हो सकता था। यही है, यही वो चीज है, वो हथियार जिसका जिक्र महान वेबवाविट ने किया था। पर इस समय मैं इसे नहीं छू सकता हूं। उसके लिए मुझे कुछ काम करने हैं, और मैं जानता हूं कि वो सब कैसे होगा। नामुरादो, पूरे जंगल में फैल जाओ, और जैसे ही कुछ दिखे मुझे सूचित करना। अब जाओ। उस दरिंदे के आदेश पर सारे भेड़िए जंगल में फैल गए। न जाने कौन सा काम बाकी था और वो किसकी तलाश कर रहे थे, पर जंगल अब हर एक के लिए और भी खतरनाक हो चुका था। रामदास, रामदास! पता नहीं ये रामदास कहाँ है। कहीं वो हैरी का शिकार? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। वो यही कहीं। हाँ, वो क्या था? कोई है,
शायद कोई जंगली जानवर या फिर हैरी। जो भी हो, मैं बिना लड़े हार नहीं मानूंगा। रिलैक्स वॉल्टर्स, अपने पुराने साथी को ग्रीट करने का ये कौन सा तरीका है? हैरी, इज दैट यू? यस माय फ्रेंड, ये मैं हूं, तुम्हारा हार्व। सार्जेंट वॉल्टर्स की आंखें खुली की खुली रह गई। उसके सामने जो खड़ा था वो हार्व तो किसी भी कोने से नहीं था। वॉल्टर्स का हाथ कांपने लगा, वो घबरा रहा था और उसी घबराहट में उसकी उंगली से ट्रिगर दब गया। आउच! ये क्या वॉल्टर्स, तुमने तो मुझे गोली मार दी, अपने हार्व को गोली मार दी। तुम हैरी नहीं हो। वॉल्टर्स, हाउ क्रूअल वॉल्टर्स, पूरी गन मेरे अंदर उतार दी। पर ये क्या, मैं तो अभी भी जिंदा हूं और ये रही तुम्हारी गोलियां। वॉल्टर्स की आंखें फटी की फटी रह गई। उस दरिंदे के शरीर से गोलियां एक एक करके बाहर निकलने लगी और उसके घाव खुद ब खुद भरने लगे। वॉल्टर्स को एहसास हो गया था कि ये उसकी आखिरी रात है। किसका इंतजार कर रहे हो हैरी? कम ऑन, आई एम राइट हियर इन फ्रंट ऑफ यू। कम ऑन, मुझे भी मार दो जैसे कर्नल एंड्रूज को मारा था। आई से एंड इट नाउ। वॉल्टर्स, 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 मुझे तुम्हें मारना होता तो कब का मार देता, बट उस दरिंदे ने सार्जेंट वॉल्टर्स के दोनों कंधे को कस के पकड़ लिया था। वॉल्टर्स उसकी पकड़ में छटपटा रहा था। तुम्हें मारकर मुझे कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम्हारी जरूरत मुझे किसी और काम के लिए है। कौन सा काम? इतनी भी क्या जल्दी है वॉल्टर्स, बता दूंगा। फिलहाल तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। उस दरिंदे के दांत सार्जेंट वॉल्टर्स के कंधे में घुस चुके थे, मगर बस 5 सेकंड बाद ही उसने सार्जेंट वॉल्टर्स को छोड़ दिया था। तुम यही सोच रहे हो ना वॉल्टर्स कि मैंने तुम्हें मारा क्यों नहीं, सिर्फ थोड़ा सा काट के क्यों छोड़ दिया? बोला था ना, मुझे तुमसे बहुत जरूरी काम है। और वैसे भी जब दुनिया पर महान वेपवावित का राज होगा तो मुझे भी तुम्हारे जैसे बहादुर गुलाम चाहिए होंगे। नहीं नहीं, मुझे मार डालो हैरी, मार डालो, पर मैं तुम्हारी तरह नहीं बनना चाहता हूं। मुझे दरिंदा नहीं बनना है। ले चलो इसे। नहीं नहीं, ये तुम क्या कर रहे हो? नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे मार दो हैरी, मुझे मार दो हैरी। अब अगली तैयारी करनी है। सूरज निकलने से पहले जंगल का कोना कोना छान मारो। महान विप्लवित की जय। वॉल्टर्स को भेड़िए कहीं घसीट कर ले गए और वो दरिंदा अपने अगले शिकार की तलाश में निकल पड़ा, जो शायद कहीं पास ही था। अरे बेवकूफ रामदास, कहां फंस गया तू? अब तो बहुत जोर की भूख भी लग। ओ, मर गए। ये तो भेड़िए की आवाज है। हे राम रक्षा करो मेरी। हे हरे राम कृष्ण रक्षा करो मेरी। रामदास को खूंखार भेड़ियों ने घेर लिया था। अगर वो भागने का सोचता भी तो भेड़िए उसे नोच खाने वाले थे। जैसे जैसे समय गुजरता गया, भेड़िए रामदास को घेरते गए। रामदास हर तरफ से घिर चुका था। उसके पास भागने की कोई जगह नहीं थी, क्योंकि भेड़ियों का झुंड उसकी ओर बढ़ रहा था। ये क्या हुआ? ये सब कैसे मर गए? डरते हुए कदमों के साथ रामदास एक भेड़िए की ओर बढ़ा। तीर? ये तीर कहां से आया? कौन है? कौन है जिसने मेरी जान बचाई? कमाल है, कोई जवाब नहीं। इन भेड़ियों को किसी ने तो मारा है,
मगर वो सामने क्यों नहीं आ रहा है? क्या सोचने लगे रामदास? कौन है? तुम मुझे अपना शुभ चिंतक कह सकते हो। पर तुम हो कौन और सामने क्यों नहीं आ रहे हो? मेरा तुम्हारे समक्ष प्रकट होना आवश्यक नहीं है। आवश्यक ये है कि तुम जिस कार्य से इस वन में आए हो वो पूर्ण हो। क्या? मैं कुछ समझा नहीं। उत्तर दिशा में प्रस्थान करो, तुम्हारा कल्याण होगा। अरे पर तुम हो कौन? अरे कुछ तो जवाब दो। कौन था ये? कहां से आया? किधर गया? पता ही नहीं चला। पर जो भी हो, मैं इन भेड़ियों से तो बच गया। चलो अब अनीता मैडम को ढूंढा जाए। क्या कहा था उसने? उत्तर दिशा की ओर जाओ। पर इस जंगल में ये कैसे पता चलेगा कि उत्तर दिशा है किधर? रामदास कुछ देर चुपचाप खड़ा गहरी सोच में डूबा रहा। फिर अचानक उसे कुछ याद आया। अरे हाँ, मैडम हमेशा कहती थी कि अगर कभी भटक जाओ तो दिशा समझने के लिए आसमान में देखो। जिधर ध्रुव तारा दिखाई देगा समझो वही उत्तर दिशा है। पर इस घने जंगल में तो आसमान भी साफ नहीं दिख रहा है। पहले तो कोई ऊंची जगह ढूंढता हूं जहां से आसमान साफ दिखाई दे। उसने अपनी नजरें चारों तरफ घुमाई और फिर कुछ सोचकर आगे बढ़ चला। जहां एक ओर रामदास सही दिशा की तलाश में लगा था, वहीं दूसरी ओर जनरल रूट किसी भी सूरत में जल्द से जल्द डोंगरगढ़ पहुंचना चाहता था। ये जनरल तो पूरा पागल हो चुका है। ऐसे चाबुक मार मार के ये अपने घोड़ों को मार देगा और फिर हमें पैदल चलना पड़ेगा। कोई तो रास्ता निकालना होगा। कैसे भी इसका ये पागलपन रोकना पड़ेगा, मगर कैसे? ओमकार थक चुका था और उसके साथ साथ लगभग बाकी सब भी, मगर जनरल रूट के डर से कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। पर ओमकार उन सब से अलग था। लोगों को ठगते ठगते वो बहुत शातिर हो चुका था और उसका खुरापाती दिमाग एक योजना बनाने में लगा हुआ था। अगर मैं किसी तरह थोड़ी भगदड़ मचा दूं तो काम बन जाएगा, मगर मेरे को जो भी करना है रात रहते रहते करना होगा, वरना दिन के उजाले में कुछ भी संभव नहीं होगा। सोच ओमकार, सोच। बिना किसी की नजरों में आए ये काम कैसे? कुछ तो मदद करो प्रभु, कुछ तो। Oh God, where did this wind come from? Control your horses! What the hell? ये weather को suddenly क्या हुआ? Get the caravan to safety. Sir, the downpour is too heavy. वाह रे प्रभु, क्या समय पर आए हो। ओमकार को जिस मौके की तलाश थी वो उसे मिल गया था। अचानक से साफ आसमान में चमक रहा चंद्रमा बादलों की ओट में छुप गया और तेज हवाओं और बारिश ने पूरे काफिले में अफरा तफरी मचा दी। Corporal, find a shelter. Sir, the wind is getting stronger. Our torches won't stay on for long. मशालें लगभग बुझ चुकी थी और उस आंधी तूफान में कोई ये समझ नहीं पा रहा था कि आखिर कौन कहां है। सब अपने आप को सुरक्षित करने के रास्ते खोज रहे थे, मगर ओमकार की नजर उस गाड़ी पर थी जिसमें राशन था। अगर मैं इस राशन वाली गाड़ी को नुकसान पहुंचा दूं तो आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। बिना खाने पीने के तो जनरल रूट भी आगे बढ़ने का खतरा नहीं लेगा, मगर ये काम करूं कैसे? Everyone, we need to find shelter. सब लोग पेड़ों की तरफ मूव करो। Get off the road. I cannot see the trees. Oh no. Down, horsey, down. I said down. ओमकार ने चारों तरफ देखा। उस तूफान में उसे बस एक हल्की सी रोशनी नजर आ रही थी। वो तो शायद कोई मसाल है, शायद किसी के हाथ से नीचे गिर गई है। ये मेरे काम आ सकती है, लेकिन मेरे को जो करना होगा जल्दी करना होगा, क्योंकि वो मसाल भी किसी वक्त बुझ सकती है। ओमकार उस अफरा तफरी का फायदा उठाकर घोड़े से उतर गया। अब ठीक है, अब मुझे दौड़कर वो मसाल उठानी है और फिर ये रही मसाल।
ये तो बेचारे गोरे सैनिक के हाथ में थी। शायद ये घोड़े से गिरा है। मरा तो नहीं है पर बेहोश है। खैर, इसको यहीं पड़े रहने देता हूं। अब मेरे को बस उस राशन वाली गाड़ी के अंदर इस मसाल को फेंकना है, वो भी बिना किसी की नजरों में आए। ओमकार संभल कर उस घोड़ा गाड़ी तक दौड़ के गया जिसमें राशन था। अरे नहीं, ये तो बुझ गई। अब क्या करूं? अब तो इसमें बस थोड़ी सी सुलगती हुई चिंगारियां ही बची है। इससे शायद ही कुछ होगा, पर क्या पता, कभी कभी एक चिंगारी ही काफी होती है जंगल जलाने के लिए। अब दूर हट लेता हूं। उस घोड़ा गाड़ी के अंदर लगभग बुझ चुकी मशाल को फेंककर ओमकार सड़क से उतरकर किनारे खेतों में जा पहुंचा। लगता है वो मसाल पूरी तरह बुझ गई है। अब कुछ और सोचना। ये क्या? ओ तेरी! लगता है मैं धोखे से राशन वाली गाड़ी की जगह असला, गोला और बारूद वाली गाड़ी में आग लगा आया। धमाके पर धमाके हो रहे थे और जनरल रूट के पलटन हताशा और आश्चर्य से उस आतिशबाजी को देख रहे थे। दूसरी ओर जंगल में ड्रैकुला किसी जगह पनाह लेने सोच रहा था जहां वो सूरज निकलने पर आराम कर सके। सूरज निकलने में थोड़ी ही देर है। हे भगवान, ये कैसी बदबू आ रही है, जैसे कुछ सड़ रहा हो। ये स्टेंच बहुत पावरफुल है। शायद आसपास कोई जानवर मरा पड़ा है। पर ये कुछ ज्यादा ही अजीब सी है। मुझे तो उल्टी आ रही है। मुंह पर कपड़ा बांधो और चुपचाप आगे बढ़ो। हाँ, एक तो वैसे ही भूख लगी है, ऊपर से जो कुछ भी पेट में था वो भी निकल गया। चलो आगे बढ़ा जाए। उस दुर्गंध को सहते हुए दोनों थोड़ा ही आगे बढ़े थे कि उनके आगे एक ऐसा दृश्य आया जिसे देखकर अनीता तो क्या, ड्रैकुला भी हैरान हो गया। हे भगवान, ये क्या है? ये तो कोई हाथी है, मगर इसका ये हाल, ये नेचुरल डेथ तो नहीं लग रही। क्या भेड़ियों ने... अरे तुम उसके पास क्यों जा रहे हो? ओफो, ये तो बिल्कुल पागल है। उनकी आंखों के सामने एक हाथी मरा पड़ा था, या यूं कहें कि किसी ने उसको मार दिया था। उस हाथी का शरीर जगह जगह से नोचा हुआ था, मानो जंगली जानवरों का झुंड ने उस पर हमला करके उसे नोच खाया हो। अनीता दूर से खड़ी उस लाश को देख रही थी और ड्रैकुला उसका पास से मुआयना कर रहा था। अरे तुम उस मरे हुए हाथी को इतना ध्यान से क्यों देख रहे हो? चलो यहाँ से, तुम्हारे लिए शेल्टर ढूंढना होगा इससे पहले कि सूरज आसमान पर... ये क्या हुआ? तुम ठीक हो ना व्लाड? तुम ऐसे उड़ते हुए वापस कैसे आ गए? वो जिंदा है। कौन? कौन जिंदा है? दैट एलिफेंट। व्हाट? ये कैसे? ओह गॉड, ये तो खड़ा हो रहा है। वी हैव टू गो। ये नॉर्मल नहीं है। बट ये तो मरा हुआ था ना? मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ, पर इस समय मैं उससे लड़ने की हालत में नहीं हूँ। सूरज निकलने वाला है। वी हैव टू रन। ओह गॉड, वो तो हमारी तरफ ही आ रहा है। लेट्स गो। हाँ, लेट्स गो। हे भगवान, अब ये क्या मुसीबत है? दोनों तेजी से भाग रहे थे, मगर वो हाथी उतनी ही तेजी से उनके पास आता जा रहा था। यहाँ से निकलो, वो पास आ रहा है। अगर सीधा भागेंगे तो हमें कुचल देगा। जैसा मैं कहूँ वैसा करो। What? आई नो तुम्हें 400 साल का एक्सपीरियंस है, मगर मैं जंगली जानवरों को शायद तुमसे ज्यादा जानती हूँ। और वैसे भी तुम्हारे यूरोप में हाथी नहीं मिलते। सो जस्ट डू एज आई से। ऑन माय कमांड, लेफ्ट। अनीता के बोलते ही दोनों बाएं मुड़कर दौड़ने लगे और तेजी से भागता हुआ वो हाथी लड़खड़ाकर पेड़ से टकरा गया। देखा, इस तरह भागेंगे तो वो हमारा पीछा नहीं कर पाएगा। सन। ओह नो, सूरज निकलने वाला है। हमें शेल्टर... एक मिनट, वी आर लकी व्लाड। वो देखो, उधर एक गुफा दिख रही है। लेट्स गो। टर्न राइट। फास्टर व्लाड, फास्टर। हम बस पहुंचने वाले हैं। हे भगवान,
वो हाथी हमारी तरफ बहुत तेजी से आ रहा है। दौड़ के हम उस गुफा तक नहीं पहुंच पाएंगे। व्लाड, we have to jump. जंप। Yes, जब मैं कहूँ उस केव के अंदर की ओर जंप करना। ओह नो, अब ये क्या? हे भगवान, वो हाथी बहुत तेजी से हमारी तरफ आ रहा है। दौड़ के हम उस गुफा तक नहीं पहुंच पाएंगे। व्लाड, we have to jump. जंप। यस, जब मैं कहूँ उस केव के अंदर की ओर जंप करना। 5, 4, 3, 2, 1, जंप! ओह नो, अब ये क्या? आउच! व्लाड, व्लाड, तुम ठीक हो ना? ये हम कहाँ आ गए? पता नहीं, पर जहां तक मैं देख पा रहा हूं, यहाँ सिर्फ टनल्स दिख रही हैं। तुम्हें दिखाई दे रहा है? मुझे तो अपने हाथ भी नहीं दिखाई दे रहे। यहाँ तो बिल्कुल रोशनी नहीं है। जिसने 400 साल अंधेरे में बिताए हों, उसे अंधेरे में देखने की आदत पड़ जाती है। समझ गई मैं। ये बार बार 400 साल बोलना जरूरी है क्या? खैर, अब करना क्या है? यहाँ से बाहर जाने का रास्ता ढूंढना है और तुम्हें जंगल से बाहर भेजना है। तुम्हें बड़ी जल्दी है ना मुझे भगाने की? देखो हम कितनी अच्छी टीम है। मैं ना होती तो तुम्हें उस हाथी से कौन बचाता? I don't need to be saved. अगर सूरज निकलने का टाइम नहीं होता तो उसे मैं चीर के रख देता। ओके ओके, मैं समझ गई। आफ्टर ऑल यू आर अ मॉन्स्टर। पर मॉन्स्टर जी अभी यहाँ से निकले कैसे? मेरे पीछे आओ, हमें इन टनल्स को एक्सप्लोर करना होगा। कोई ना कोई रास्ता डेफिनेटली मिलेगा। पागल हो क्या? तुम्हारे पीछे आऊं? तुम्हें तो अंधेरे में सब कुछ दिखाई दे रहा है, पर मैं तो बिल्कुल अंधी हूँ। इस अंधेरे में मैं कैसे कहीं चल पाऊंगी? और वैसे भी तुम तो पूरे रास्ते कुछ बोलोगे भी नहीं। कहीं मैं किसी और टनल में ना पहुंच जाऊं। ड्रैकुला ने कुछ देर अनीता की ओर देखा। वो किसी अंधे की तरह हाथों से कुछ टटोलने की कोशिश कर रही थी। ड्रैकुला के पास अब और कोई चारा नहीं था। तुम मेरा हाथ पकड़ लो और मेरे पीछे चलो, मगर ज्यादा मत बोलना, वरना। ओके, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी। ड्रैकुला ने अनीता के हाथ को पकड़ लिया और दोनों आगे बढ़ने लगे। बाहर सूरज निकल चुका था और उसी के साथ डोंगरगढ़ से कहीं दूर आया वो तूफान भी शांत हो चुका था। God damn! What the hell happened? Corporal, report. Sir, we've lost all the ammunition. The whole cart has been blown to smithereens. How on earth did that happen? How? I have no idea, sir. Fool! Who was in charge of that cart? Bring me the man who was in charge of that cart right now. Sir, Corporal Jonathan was in charge of the weapons cart. Get me Corporal Jonathan immediately Sir, yes, sir. and prepare my tent. I want to rest. Sir, General Root wants to rest. उनका टेंट रेडी करो। और कुछ ही देर में जनरल रूट का टेंट तैयार था। उधर उस व्यक्ति को जनरल रूट के सामने ले आया गया जो हथियारों और गोला बारूद से भरी कार्ट चला रहा था। Sir, What is the situation, Corporal? sir, we've lost all our ammunition except the cartridges in our personal possession. Is everyone safe? And where is Corporal Jonathan? Everyone is safe, sir, except Corporal Jonathan. He is no more. What? How? Not sure, sir. He bled to death due to a wound on his skull. How did that happen? Anybody? किसी को कुछ पता है क्या? मैंने देखा था साहब। कौन? कौन बोला? मैं साहब, ओमकार। क्या देखा था तुमने? गजब का तूफान था साहब। वो आपका सैनिक का घोड़ा भी दब गया और वो सीधा नीचे गिरा। बड़ाम! उसका सिर वहीं फट गया साहब। मैं गया था उसको देखने, पर वो मर चुका था साहब। और वो आदमी कहाँ है जो खाट चला रहा था? ये है सर, राइटर। Bring that man forward! साहब, मेरी कोई गलती नहीं है साहब। साहब, मैं सच बोल रहा हूँ साहब, मेरी कोई गलती नहीं है। नाम क्या है तुम्हारा? इस्माइल साहब। तुम्हें पता था ना कि उस गाड़ी में हमारा सारा एम्यूनिशन था? जी साहब, पता था साहब। तो ये बताओ कि हमारा एम्यूनिशन कैसे डिस्ट्रॉय हो गया? क्या तुमने किसी को देखा? नहीं साहब, मैं तो उस समय पेड़ों की तरफ भाग रहा था।
तो तुमने वो सारा अम्यूनिशन ऐसे ही छोड़ दिया जी 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 साहब। और तुम खाट छोड़ के भागे क्यों? साहब सब लोग भाग रहे थे, तूफान इतना जोर का था, और फिर जब कॉर्पोरल साहब का घोड़ा बिदक गया तो मैं भी डर गया था साहब, इसलिए गाड़ी छोड़कर भाग लिया। तो तुम्हें नहीं पता कि एम्यूनिशंस में आग किसने लगाई? आग आग लगाई? यस, वो गाड़ी अपने आप तो नहीं जली होगी ना। अब सोच समझ कर बोलना, क्या तुमने किसी को भी उस गाड़ी के पास देखा? ना नहीं साहब, मैंने किसी को नहीं देखा। फिर तुम मेरे किसी काम के नहीं हो। नहीं नहीं साहब, मैं आपका वफादार हूँ। नहीं साहब, ऐसा मत करो साहब, ऐसा मत करो। ना तुमने अपना काम सही से किया और ना तुम मेरे एम्यूनिशंस को बचा पाए, और ना ही तुम्हें यह पता है कि ये काम, ये सैबोटेज किसने किया। नहीं नहीं साहब, ऐसा मत करो साहब, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो साहब। Filthy Indian bastard! Remove this filth right now. और अगर किसी को पता है ये sabotage किसने किया तो मुझे बता दे, वरना मैं एक-एक करके सबको टॉर्चर करूंगा। Corporal, I'm going to rest. Make sure no one disturbs me. And find out who destroyed our ammunition. जनरल रूट अपने टेंट में घुसकर चुपचाप बैठ गया। उसकी आंखें गुस्से से लाल थी। Bloody hell! अब मैं मास्टर लूसीफर को क्या जवाब दूंगा? बिना एम्यूनिशंस के ड्रैकुला को हंट करना सुसाइड होगा। I think I must ask the master himself. Domine tenebrarem et voco satellites tuores dirigemi, dirigemi, dirigemi. Domine tenebrarem et voco satellites tuores dirigemi, dirigemi, dirigemi. Domine tenebrarem et voco satellites tuores dirigemi, dirigemi, dirigemi. Failure. Master. Failure. I am sorry, Master. But अभी सिचुएशन मेरे कंट्रोल से बाहर है। मैंने तुम्हें बोला था do not stop. I know, Master. लेकिन मेरे सारे weapons, सारे ammunitions destroy हो चुके हैं। बिना उनके मैं ड्रैकुला का सामना कैसे कर पाऊंगा? Then you should have been careful. याद रखो, मैं फेलियर को टॉलरेट नहीं करूंगा। मैंने तुम्हें बहुत बड़ा काम दिया है। अगर तुम फेल हुए तो मैं तुम्हारा वही हाल करूंगा जो इससे पहले उन सब का किया था जो व्लैड को पकड़ने में फेल हुए थे। I'll not fail, Master. You already have. Give me one reason why I must give you another chance. No, Master. मैं कोई ना कोई रास्ता निकालूंगा। I will capture Vlad. मैं उसे आपके कदमों में लाकर रहूंगा। प्लान चेंज करना हो तो अभी कर लो। ये तुम्हारा लास्ट चांस है। मास्टर, आपने मुझे अब तक नहीं बताया डोंगरगढ़ फॉरेस्ट में ऐसा क्या हो रहा है जिससे आप परेशान हो रहे हो? व्लैड और मेरी लड़ाई में कुछ और पावर्स इंटरफियर कर रही हैं। कुछ ऐसी पावर्स जो वही करना चाहती है जो मैं करना चाहता हूँ। आपका मतलब वर्ल्ड डोमिनेशन? हाँ, दुनिया पर राज। I want to rule humans. I want to subjugate them to worship me. लेकिन वो शक्तियां भी यही करना चाहती हैं। I have defeated them in past. मगर वो व्लैड की हेल्प से किया था। और अब अगर वो व्लैड को कंट्रोल करने में कामयाब हो गए तो मेरी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। आप किन पावर्स की बात कर रहे हैं, मास्टर? My old enemy, Wepwavet, Egyptian mercenary, brother of Anubis. Anubis? Yes, Anubis, Egyptian god of hell. लेकिन God of Hell आप? तुम जानते हो ये अर्थ कितनी पुरानी है? तुम्हारे जैसे कितने टायरेंट्स इस दुनिया में आकर जा चुके हैं? And not just tyrants, thieves, liars, murderers, rapists. Hell is too big. और वो कई पार्ट्स में एडमिनिस्ट्रेट होता है। मैं सिर्फ एक पार्ट का ओनर हूं, पर हेल के बहुत से सेगमेंट्स
दूसरों के अंडर में है। एन्यूबिस, ओसाइरिस, नेफ्थिस, नर्गल, हेल, इरेबस, डेइडिस, हर्मीज, प्लूटो, शिनिकामी, मैं और सबसे पावरफुल यम। यमा, आपका मतलब यमराज, that Hindu god of death, वो सबसे पावरफुल है? यस, क्योंकि वो इस लैंड, इस भारत का गॉड है, द होली लैंड, जहां हम सब की पावर्स कमजोर पड़ जाती हैं। इसलिए मुझे व्लाड को पकड़ने के लिए तुम्हारी जरूरत है। तो क्या आपकी पावर्स यहाँ पर है? नो, मैं अपनी पावर्स यूज कर सकता हूं, पर ऐसा अभी करना उसको क्रोध दिलाने का कारण बनेगा। किसको? आप किसकी बात कर रहे हो? उसका नाम जानने से पहले तुम्हें उसका इतिहास पढ़ना होगा। मिलियंस ऑफ इयर्स अगो, जब हेल ओवरबर्डन्ड हो रहा था और मुझे लगा कि अब मेरे पास एक बहुत बड़ा मौका है अर्थ को कंट्रोल करने का, तब मैंने एक एक करके हेल के अलग अलग एरियाज पर अटैक करना शुरू किया। I slayed a lot of gatekeepers of hell like Hur, Mot, Ego, Jal, Morana, Dawn and many more. मैं हेल को अपनी जागीर बनाना चाहता था, मगर कुछ और भी लोग थे जो सेम एजेंडा रखते थे, और कुछ ऐसे भी जिनके अंदर राज करने की कोई इच्छा नहीं थी। आखिरकार बात बहुत बढ़ गई और शुरू हुई अंडरवर्ल्ड को कंट्रोल करने की लड़ाई, यानी नर्क युद्ध। पर किसी ने उसके इंटरफेरेंस का ख्याल नहीं किया था। किसके इंटरफेरेंस का? ऐसा कौन है जो डेथ से भी ज्यादा पावरफुल है? वो जो डेथ का दूसरा नाम है, वो जिसके आगे सबके सर झुकते हैं, जो एक सेकंड में सब भस्म कर सकता है। The one and only one, the epitome of destruction, the slayer of death itself, जिसने सिर्फ एक सेकंड में नर्क युद्ध का अंत करके सबको पीस ट्रीटी एक्सेप्ट करने पर मजबूर कर दिया। कौन मास्टर? कौन है वो? शिवा। शिवा, द हिंदू गॉड, वही जो एक ट्राइडेंट लेकर चलता है? यस, शिवा, द ओमनीप्रेजेंट गॉड। जब तक वो है तब तक मेरा ये ड्रीम कभी पूरा नहीं हो सकेगा। टू रूल दिस वर्ल्ड आई हैव टू डिफीट हिम। पर जो इतना पावरफुल है उसको कैसे हराएंगे आप? आई कैन, क्योंकि ये एरा हमारा है। द एरा ऑफ डार्कनेस, द एरा जहां गॉड्स अर्थ के मैटर्स में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो सकते। द एरा जहां हमारी पावर सबसे ज्यादा है। जानते हो इस एरा को क्या बुलाते हैं? नो मास्टर, मुझे कोई आइडिया नहीं है। They call it कलयुग, the era of demons। और अगर मैं इस एरा में हेल को कंट्रोल नहीं कर पाया तो फिर मुझे एक बार और 40 लाख साल तक वेट करना पड़ेगा, और मैं इतना लंबा वेट नहीं करूंगा, नॉट एट ऑल। आपको वेट नहीं करना पड़ेगा मास्टर, पर मुझे ये समझ में नहीं आया कि हेल को जीतने से क्या होगा। आप शिवा को कैसे टैकल करेंगे? If he is so powerful, then जो नर्क को जीत लेगा वो नर्क की फोर्सेस को कंट्रोल करेगा। Hell is full of mighty warriors, demons, tyrants, monsters। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम अगर व्लाद को पकड़ लोगे तो तुम कितने पावरफुल हो जाओगे। तुम उस आर्मी के कमांडर बन सकते हो जिसमें मेड्यूसा, सेथ, लमास्तु, एरिमान, ग्रैंडेल, सर्सी, मारा, बैलर, याओगुई जैसे पावर्स के साथ महिषासुर, नरकासुर, बकासुर, रावण और हिरण्यकश्यप जैसे गॉड्स को हराने वाले डेमन्स भी होंगे। जोंगकोई का नाम तो सुना है तुमने? वो अकेला 80,000 डेमन्स की आर्मी रखता था। इमेजिन वो आर्मी कितनी पावरफुल होगी। मगर ये सब सिर्फ तभी पॉसिबल है अगर व्लाद मेरे कब्जे में हो। व्लाद में ऐसा क्या है मास्टर? माना कि वो बहुत पावरफुल वैम्पायर है, मगर उसके अलावा और क्या? वो भी जान जाओगे, पर अभी तुम सिर्फ उसको पकड़ने पर फोकस करो। Go, get him!
Get me Vlad. Get me Count Dracula. Go. मास्टर ने पूरी बात क्यों नहीं बताई? उस वैम्पायर में ऐसा क्या है जो मास्टर उसे पकड़ने के लिए परेशान है? I'm really interested in knowing that. अब मैं ड्रैकुला को पकड़ूंगा कैसे भी करके, and this time I will not take any chances. But firstly मुझे ammunitions arrange करने हैं, and I know where to ask for it. शायद जल्दी ही पूरी दुनिया का अस्तित्व दांव पर लगने वाला था, मगर उसके लिए सबसे जरूरी था ड्रैकुला का पकड़ा जाना, जो इस वक्त डोंगरगढ़ के जंगलों में मौजूद रहस्यमयी गुफाओं में अनीता के साथ भटक रहा था। हम लोग काफी देर से भटक रहे हैं। ये सुरंग आखिर कितनी लंबी है? अरे मैं तुमसे पूछ रही हूँ। मुझे इस अंधेरे में दिख रहा होता तो मैं खुद देख लेती। मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रहा है। यहाँ एक टनल नहीं, पूरा नेटवर्क है। ओफो, ऐसे तो हम कभी भी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे। ऐसे घूमते रहने से कुछ नहीं होगा। हमें सही रास्ता ढूंढना होगा, वरना मैं खुद ही नहीं समझ पा रहा हूँ यहाँ से कैसे निकले। वैसे भी मेरे पास टाइम बहुत कम है। टाइम कम है? किस बात के लिए टाइम कम है? मैं भूखा हूँ और बहुत ज्यादा देर तक खुद को रोक नहीं पाऊंगा। कुछ घंटे में या तो मुझे तुम्हारा शिकार करना होगा या फिर हमेशा के लिए मुझे इन टनल्स में कैद रहना होगा। ये तो सच में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम किसी जानवर का ब्लड पीकर काम नहीं चला सकते? पी सकता हूँ, पर वो मुझे इतनी पावर नहीं देता जितनी मुझे सर्वाइवल के लिए जरूरी है। तो अगर तुम ह्यूमन ब्लड नहीं पियोगे तो मारे जाओगे। I cannot die. अगर तुम मर नहीं सकते हो तो फिर किस बात का डर है? ये सच है कि मैं मर नहीं सकता, पर मुझे कैद किया जा सकता है, मुझे जलाया जा सकता है। पर अगर तुम जलाए जाओगे तो मर ही जाओगे ना? नहीं, मैं जलकर राख भी हो जाऊं तब भी मैं जिंदा ही रहूंगा। सिर्फ मेरी बॉडी पेरिश होगी, पर मेरी आत्मा उन एशेस में कैद रहेगी। आई विल स्टे अ लंप ऑफ ऐश, और उससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारी बातों से मुझे लग रहा है कि तुम इस टॉर्चर को सह चुके हो। ड्रैकुला थोड़ी देर चुप हो गया। एक पुरानी याद ने उसके छुपे हुए दर्द को जगा दिया था। कुछ देर सोचने के बाद उसने बहुत धीमी आवाज में अनीता के सवाल का जवाब दिया। हाँ। क्या? पर ऐसा किया किसने? और फिर तुम उस कैद से वापस कैसे आए? मेरा सबसे बड़ा दुश्मन, वो इकलौता इंसान जो मुझे हरा पाया, इब्राहिम वैन हेल्सिंग। वैन हेल्सिंग? हाँ, वैन हेल्सिंग। बट हाउ? उसने ऐसा किया कैसे? क्या उसके पास भी कोई सुपर पावर थी? यही तो बात है, उसके पास कोई पावर नहीं थी एक्सेप्ट हिज ब्रेन। उसने मेरे लिए ट्रैप बिछाया और मैं उस समय अपनी ताकत के नशे में इतना चूर था कि उसके उस ट्रैप में खुद ब खुद फंसता चला गया। पर एक तरह से ये अच्छा ही हुआ, क्योंकि उस एक इंसिडेंट ने मुझे ये एहसास करा दिया कि मैं इमॉर्टल भले ही हूं मगर इनविंसिबल नहीं। आई रियलाइज्ड माय लिमिटेशंस, और उसके बाद मैंने ट्रांसिल्वेनिया छोड़ दिया। ओह, मतलब उसका तुम्हारी लाइफ पर इतना बड़ा इम्पैक्ट हुआ? हाँ। पर एग्जैक्टली हुआ क्या था? वैन हेल्सिंग समझ गया था कि मेरी दो वीकनेस है, एक मेरी ब्लड लस्ट और दूसरा सन। उसने मेरे लिए ट्रैप बिछाया, एक ऐसी जगह पर मुझे जाने पर मजबूर किया जहां मेरी ब्लड लस्ट तो सेटिस्फाई हो जाती मगर वहां से निकलना पॉसिबल नहीं था। और जब तक मैं ये समझ पाता तब तक सुबह हो चुकी थी। उसने मेरे लिए मिरर्स की एक मेज बना रखी थी, जहां मैं कहीं भी जाता सूरज की रोशनी रिफ्लेक्ट होकर मुझ पर पड़ती। मैं जलता रहा, चीखता रहा और आखिरकार सिर्फ एक राख का ढेर बनकर रह गया। और तब मेरे साथ वैन हेल्सिंग को भी रियलाइज हुआ कि मैं मर नहीं सकता हूं, इवन इन द डैश फॉर्म। मुझे अपने एग्जिस्टेंस का एहसास हो रहा था। फिर वैन हेल्सिंग ने क्या किया? उसने मुझे एक सेरेमिक पॉट में बंद कर दिया। फॉर ऑलमोस्ट 10 years मैं उसी पॉट में जिंदा रहा, कमजोर, भूख से तड़पता हुआ। बिना मरे भी मैं मरा हुआ था। तुम कहती हो ना कि तुम्हें मौत से डर नहीं लगता। सही कहती हो। शायद मौत कभी उतनी डरावनी नहीं हो सकती जितनी डरावनी जिंदगी होती है। ड्रैकुला की वो बात सुनकर अनीता चुप हो गई। दुनिया की कहानियों में वो एक दरिंदा था, मगर उसके उन शब्दों में उसके टूटे हुए इंसान की चीख सुनाई दी थी। वो चुपचाप उसका हाथ पकड़े
अंधेरे में बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगी। जनरल सर, आई हैव बॉट योर हॉर्स जस्ट लाइक यू ऑर्डर्ड। जनरल रूट ने अपने लिए एक घोड़ा मंगवाया था। क्यों, ये कोई नहीं जानता था और ना ही किसी की कुछ पूछने की हिम्मत थी। Good. This will do just fine. Now, listen everyone. मैं एक बहुत important काम से जा रहा हूँ। मेरे absence में तुम लोग यही कैंप करोगे। Corporal, send 2 men on a scouting mission. हमारे पास limited ammunition है, इसीलिए पहले से nearby enemies की information arrange करके रखना। I will be back soon. पर उतने में make sure that I don't lose anyone in this convoy. और इस इंडियन थग को क्लोजली वॉच करना। मेक श्योर ही इज नॉट एबल टू एस्केप। अरे नहीं साहब, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, आप बिल्कुल भरोसा रखो। स्पीक ओनली व्हेन आई टेल यू टू स्पीक। समझ नहीं आया साहब, पर समझ गया। अब मैं एकदम चुप रहूंगा। कॉर्पोरल, तुम अभी बहुत जूनियर हो, बट इस कॉन्वॉय में यू आर माई मोस्ट लॉयल सोल्जर। Do not let me down. Sir, I will not let you down, sir. Good. Stay alert, stay vigilant, and stay alive. ए पादरी, ये जल्लाद हम लोग को ऐसे बीच में छोड़कर किधर चला गया? तेरे को कुछ बोला क्या? मुझे कैसे पता होगा? आई डोंट नो। तो पता करो ना। मैं तुम्हारा सबॉर्डिनेट हूँ क्या? फिर से समझ नहीं आया, पर मैं समझ गया। प्रिस्ट फ्रांसिस ने ओमकार को डांट तो दिया था, मगर उसके दिमाग में क्यूरियोसिटी का कीड़ा दौड़ गया था और वो ये पता करने चल पड़ा कि आखिर जनरल रूट गया कहाँ है। समथिंग इज ऑफ, सीरियसली ऑफ। फादर डिसूजा ने मुझसे कहा था दैट जनरल रूट इज अ मैन ऑफ गॉड, बट मुझे उनके पास से बहुत अलग तरह की वाइब्स आती है और लास्ट फ्यू आवर्स में उनका बिहेवियर कहीं से भी नॉर्मल या जस्ट नहीं लगा। फर्स्टली ही केम आउट ऑफ हिज टेंट लाइक अ मैडमैन और हम सबको बिना रुके मूव करने का ऑर्डर दिया। देन ही किल्ड दैट पुअर कार ड्राइवर फॉर नो फॉल्ट ऑफ हिज। उस स्टॉर्म में हर कोई खुद को सेव करने की कोशिश कर रहा था। उस इंडियन ने भी एग्जैक्टली वही किया, बट ही किल्ड हिम इन कोल्ड ब्लड। और अब ही हैज टेकन ऑफ फॉर गॉड नोज वेयर। यहाँ कुछ तो है जो जनरल रूट जानते हैं बट और कोई नहीं। एनीवेज, आई मस्ट आस्क दैट कॉर्पोरल, जनरल रूट्स ट्रस्ट हिम, तो उसको पक्का पता होगा। कॉर्पोरल, कॉर्पोरल शॉन। Who? Oh, Father Francis. Oh no, I'm not a father yet. I'm just a priest now. Anyway, I have a query. फ्रांसिस उस कॉर्पोरल से बातें करने लगा। ओमकार चुपचाप ध्यान से ये सब देख रहा था। कुछ देर बाद जब फ्रांसिस कॉर्पोरल शॉन से दूर गया तो ओमकार ने उसको पकड़ लिया। पादरी, ए पादरी। Who? Oh, you again. अरे हाँ हाँ, मैं चला जाएगा, बस मुझे एक बात बता दे। क्या? ओ, कॉर्पोरल से तेरा क्या बात हुआ? मैं तुम्हें क्यों बताऊं? Who are you to ask me? मतलब तुम होता कौन है? नहीं बताना मत बताओ, पर मेरे को पता है, मेरी तरह तेरे को भी लग रहा है कि इधर कुछ और ही खिचड़ी पक रही है। मतलब? देख पादरी, मेरे को समझ आ रहा है कि जनरल रूट उस ड्रैकुला को पकड़ने ऐसे ही नहीं जा रहा है। कुछ तो गड़बड़ है जो ना तेरे को पता है और ना मेरे को। खैर, तेरे को नहीं बताना तो मत बता, अब मैं दोबारा नहीं पूछूंगा। वेट, क्या हुआ पादरी? तुम भोपाल से हो ना? नहीं, पर मैं उधर बहुत साल से रह रहा हूं। क्यों? तुम किसी मिर्जा अनवर को जानते हो? क्या? मिर्जा अनवर? जनरल साहब उससे मिलने जा रहे हैं, मगर क्यों? मिर्जा अनवर? हाँ, मिर्जा अनवर। तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि जनरल रूट उसी से मिलने भोपाल गए हैं। क्या हुआ? तुम ये नाम सुनकर ऐसे साइलेंट क्यों हो गए? मिर्जा अनवर भोपाल के मरहूम नवाब की बेगम, जो फिलहाल भोपाल पर राज करती है, सिकंदर बेगम का खास आदमी है। वैसे तो वो बस उनका सुरक्षा सलाहकार है। एक मिनट, सुकाक्षा क्या? सुरक्षा सलाहकार। वो क्या होता है? अरे वो
वो होता है ना जो सुरक्षा की सलाह देता है। अरे मतलब बताता है कि किधर से और किससे खुद को कैसे सुरक्षित रखना है। अब कैसे समझाऊं तेरे को। अरे वो जैसे जनरल रूट अपने राजा को बताते होंगे ना कि इस इलाके में किस राजा से दोस्ती रखनी है, किससे संभल कर रहना है, वैसा ही। ओह, तुम्हारा मतलब सिक्योरिटी एडवाइजर से है? हाँ शायद वही होगा। खैर मिर्जा अनवर वैसे तो सिकंदर बेगम के सुरक्षा सलाहकार हैं, पर उसके बारे में बहुत सी कहानियां सुनाई जाती है। कहानियां? कैसी कहानियां? लोग बाग कहते हैं कि मिर्जा को काला जादू आता है। उसके बिना भोपाल में सिकंदर बेगम का राज कब का खत्म हो चुका होता, पर उसने नवाब की मौत के बाद बेगम के सभी विरोधियों को कुचल दिया। लेकिन जनरल रूट उससे मिलने क्यों गए हैं? पता नहीं, पर मुझे लग रहा है कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो शायद चर्च को भी सही से नहीं पता है। शायद इसलिए फादर डिसूजा ने मुझे जनरल रूट के साथ भेजा। शायद कहीं ना कहीं उन्हें भी शक है कि जनरल रूट का इरादा सिर्फ ड्रैकुला को पकड़ने का नहीं है। पादरी, तुम उम्र में छोटे हो पर समझदार बहुत हो। पर अब आगे क्या करना है? आगे वही करना है जो चर्च ने मुझसे कहा था, जनरल रूट की मदद करना। हैं? अगर वही करना है तो अभी थोड़ी देर पहले जो कुछ भी तुमने कहा उसका क्या ही मतलब रह गया? तुम समझे नहीं। जनरल रूट को यही लगना चाहिए कि किसी को उन पर किसी तरह का डाउट नहीं है, मतलब शक नहीं है। मैं अपना रोल पहले की तरह करूंगा, पर तुम उन पर नजर रखोगे। मैं क्यों रखूंगा नजर उस जल्लाद पर? मेरे को कोई लेना देना नहीं है इस सब से। एक बार तुम सबको डोंगरगढ़ पहुंचा दिया तो फिर मैं चुपचाप उधर से निकल लूंगा। अच्छा, तो तुम बस हम सबको डोंगरगढ़ तक ले जाने के लिए हो? हाँ, और नहीं तो क्या। तब तो तुम्हें बड़ी जल्दी होगी डोंगरगढ़ पहुंचने की। हाँ। मैं बस जल्दी से जल्दी उधर पहुंचना चाहता हूं ताकि इस सब झंझट से दूर जा सकूं। तो ओमकार, फिर तुमने एम्यूनिशन वैगन में आग क्यों लगाई? क्या कहा तुमने? डरो मत, मैं किसी से नहीं कहूंगा। कहना होता तो मैं बहुत पहले जनरल रूट को ही बता देता। He would have loved to know कि एम्यूनिशन वैगन में आग कैसे लगी। वैसे लगता है उन्हें बता देना चाहिए था। क्यों, क्या कहते हो? अरे नहीं, तुम्हें गलत फहमी हुई होगी, मिस्टेक हुआ होगा। मैंने कुछ नहीं। चलो एक बार मान भी लिया जाए कि तुम इनोसेंट हो, पर जरा सोच के बताओ, जनरल रूट किसकी बात मानेंगे, मेरी या फिर एक इंडियन की? अरे पादरी, तू मेरे पीछे क्यों पड़ा है भाई? सोच लो, अब या तुम मेरा काम करो या फिर... बुरे फंसे, पर अब कर ही क्या सकता हूं। ठीक है, बोलो क्या करना होगा। एक ऐसी जोड़ी तैयार हो रही थी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी, खासकर जनरल रूट ने। उधर अनीता की तलाश में निकला रामदास अभी तक गहरी नींद में डूबा हुआ था। अरे बाबा, बड़ी गहरी नींद आई। चलते चलते इतनी थकान लगी थी। वैसे तो वो तो भला हो उस अजनबी का, वरना इस वक्त तक मैं उन भेड़ियों के पेट में पच रहा होता। खैर चलो उठा जाए, अभी अनीता मैडम को भी ढूंढना है। भगवान करे वो ठीक हो। वैसे सही समय पर मुझे मैडम की दो बातें याद आ गई। पहली ये कि अगर कभी जंगल में खो जाओ तो दिशा समझने के लिए आसमान में ध्रुव तारे को ढूंढो, और दूसरी ये कि हमेशा ऊंची या खुली जगह की तलाश करो जहां से आसमान साफ दिखाई दे। और सही समय पर मुझे ये तालाब मिल गया, वरना ध्रुव तारे को ढूंढने के लिए मुझे रात तक यहीं रुकना पड़ता। चलो अब कुछ खाने के लिए। रामदास के आगे के शब्द उसके गले में ही रह गए, क्योंकि उसके सामने एक ऐसा नजारा था जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। ये क्या? ये फल किसने छोड़े हैं इधर?
उसके सामने जमीन पर फलों का एक छोटा सा ढेर लगा था, मानो कोई उसके लिए छोड़ गया हो। कौन हो भाई? सामने क्यों नहीं आते हो? रामदास ने जोर से आवाज लगाई, लेकिन कोई भी सामने नहीं आया। चल क्या रहा है इधर? कल मेरी भेड़ियों से रक्षा करी और आज सुबह सुबह मेरे लिए भोजन का इंतजाम भी कर दिया। आखिर कौन है ये अजनबी मददगार और क्यों मेरी मदद कर रहा है? रामदास थोड़ी देर तक कुछ सोचता रहा और फिर चुपचाप उसने फलों को अपने झोले में भरा और एक केला खाते हुए आगे उत्तर दिशा में बढ़ चला। उधर सार्जेंट वॉल्टर्स को होश तो आ गया था, लेकिन उसका दिमाग अभी भी कंफ्यूज था और उसे यह याद ही नहीं था कि कल रात उसका सामना हैरी उर्फ वुल्फमैन से हुआ था। Where am I? वॉल्टर्स के कंधे में रह रह कर दर्द हो रहा था। उसका पूरा शरीर भेड़ियों द्वारा घसीटे जाने के कारण छिला हुआ था। उसके कपड़े बुरी तरह फट चुके थे। दर्द से कहराते हुए उसने अपनी आंखें खोली तो उसे कुछ भी नजर नहीं आया। उसे बस इतना पता था कि वो जिंदा है। कुछ देर तक अपनी आंखों पर जोर डालने के बाद भी जब उसे कुछ समझ नहीं आया तो उसने उठने की कोशिश की। उसने अपने हाथों को जरा सा हिलाया भर था कि उसके कंधे में दर्द कई गुना बढ़ गया और वो कहराते हुए अपना कंधा पकड़कर बैठ गया। लेकिन उसने अपने कंधे को जैसे ही छुआ वो दर्द से बुरी तरह से छटपटा उठा। तब उसे याद आया कि कैसे उस वुल्फमैन ने उसके कंधे पर काटा था। वो उस मंजर को याद करके सिहर उठा, लेकिन फिर खुद को हिम्मत देने की कोशिश करने लगा। उसने अपनी आंखों को मला ताकि वो अंधेरे में देख सके और वहां से निकल सके, लेकिन जैसे ही उसे साफ दिखना शुरू हुआ उसकी आंखें डर से फटी की फटी रह गई। Oh God, I'm inside a wolf den. हर तरफ wolves ही wolves है। Too many wolves. मैं यहां से निकलूंगा कैसे? उसने ध्यान से हर तरफ देखा। वहां सैकड़ों भेड़िए सो रहे थे। उनके बीच से बिना आवाज किए निकलना लगभग असंभव था। अगर मगर जो भी हो, मुझे यहां से निकलना ही होगा। I have to get out. मेरी पूरी बॉडी हर्ट कर रही है। मेरी स्किन जगह जगह से कट चुकी है। But I have to bear this pain. I have to escape. वो धीरे धीरे छोटे छोटे और नपे तुले कदमों के साथ उन भेड़ियों के बीच से होता हुआ आगे बढ़ने लगा। चलो, मैं उन वोल्फ से थोड़ा दूर आ गया हूं and I can see light in some distance. वॉल्टर्स थोड़ी ही देर में गुफा के मुहाने पर पहुंच गया था, मगर जैसे ही उसने अपना पहला कदम बाहर रखा वो दर्द से कहरा उठा।